नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी वक्फ संशोधन विधेयक और उसकी बारीकियों की, राहुल गांधी के नए प्लान और उसमें आए नए ट्विस्ट के, और बताएंगे कैसे रामनवमी को लेकर बंगाल में सरकार हाई अलर्ट मोड में। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। लालू यादव की तबियत बिगड़ी, तेजस्वी के साथ पारस हॉस्पिटल पहुंचे, शुगर बढ़ने की खबर। एलओसी पर सेना ने 5 घुसपैठिए मार गिराए, सेना बोली कृष्णा घाटी की घटना, पाकिस्तान ने फायरिंग कर संघर्ष विराम तोड़ा। पाकिस्तानी सेना का दुस्साहस, एलओसी पार कर घुसपैठ की कोशिश की, फायरिंग की और भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद के खिलाफ 36 बिरादरी के लोग जुटे, दी चेतावनी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत इन राज्यों में पारा 40 के पार, कुछ में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। पीएम मोदी और नेतन्याहू का दिखा गिबली अंदाज, दोनों देशों के दूतावास ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। इसरो ने हासिल की एक और उपलब्धि, बिजली गिरने के बारे में पहले ही मिल सकेगा अलर्ट। कर्नाटका में बैंक ने लोन देने से किया इनकार, तो युवक ने बनाया चोरी का फिल्मी प्लान, 17 किलो गोल्ड लूट कर फरार। रिलीज के तीसरे दिन ही थिएटर से गायब हुई सिकंदर, सलमान के फिल्म सिकंदर के शोज कैंसिल हुए। भारतीय शेयर बाजार में छाई रही रौनक, सेंसेक्स 592 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आज दोपहर लोकसभा में एक बिल ने राजनीतिक हलचल मचाई और वो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। जैसे ही बिल पेश हुआ, विपक्ष का विरोध और सरकार के तर्कों ने बहस को गरमा दिया। क्या है इस बिल में खास और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण, आइए आपको बताते हैं। साल 2009 के बाद से वक्फ की संपत्तियों में दोगुना इजाफा हुआ है। दिसंबर 2022 तक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये संपत्ति इतनी ज्यादा है कि सेना और रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि भारत में कौन से राज्य के पास सबसे ज्यादा वक्फ जमीन है। उत्तर प्रदेश के पास वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा 1.5 लाख संपत्तियां हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फ के पास 1.2 लाख संपत्तियां हैं। अकेले हैदराबाद में ही वक्फ के पास 77,000 प्रॉपर्टीज हैं। इस शहर को भारत की वक्फ राजधानी कहा जाता है। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। वहीं ये आंकड़े जानने के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वक्फ एक्ट बनाया ही क्यों गया था और किसने बनाया। तो आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया था और इसका उद्देश्य था वक्फ की जमीनों और संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्था बनाना, जिसे हम आज वक्फ बोर्ड के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत में आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। वक्फ को मुस्लिमों का रहनुमा कहा जाता है, फिर भी देश में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सच्चर कमेटी के अनुसार देश में मुस्लिमों की हालत अनुसूचित जातियों से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट ही सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस वक्त अब जरूरत है इसे सुधारने की। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, उनके साथ दिक्कत है। मगर इसी बीच सरकार ने मुसलमानों को 5 भरोसे भी दिए, जिससे उनकी शंकाएं दूर हो सकती हैं। और वो भरोसा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मस्जिदों पर कोई असर नहीं होगा, मस्जिद पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं, धार्मिक स्थलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं किया गया है। संपत्ति विवादों की नई व्यवस्था लाएंगे, कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी विवादों को सुलझाएंगे, गैर मुसलमानों की भागीदारी होगी। सेंटर काउंसिल में 22 सदस्यों में से 4 गैर मुसलमान हो सकते हैं। वहीं इस मुद्दे पर विरोधियों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है, जिससे भ्रष्टाचार के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं समर्थक इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की ओर एक जरूरी कदम मानते हैं। फिर भी सवाल है कि क्या ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक खेल का मुहाना बन जाएगा। जैसे जैसे बहस गर्म होती जा रही है, एक बात साफ है, सच्चाई की रोशनी में ही सब कुछ सामने आएगा। फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की ओर।
अगर आपको लगता है कि आपने राजनीति में अब सब कुछ देखा है तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है कांग्रेस के नए प्रयोग की, जिसमें राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि जिला अध्यक्षों को पावर दो। हैरानी की बात तो ये नहीं है कि जिला अध्यक्षों को पावर दी जाए, हैरानी की बात तो ये है कि पावर देने के लिए जिला अध्यक्ष होने भी तो चाहिए। अगर कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष ही नहीं है तो पावर किसे देगी? दरअसल हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक में राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब तक जिला अध्यक्ष मजबूत नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता। उनकी बात में दम भी है, क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर नेतृत्व मजबूत होगा तो ही पार्टी को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जीत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जिन जिलाध्यक्षों को शक्ति दी जानी है उन जिलों में आज भी कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है और इसकी गवाही दे रहे हैं ये आंकड़े। देश के करीब 150 जिले में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। हरियाणा में 22 जिले हैं और कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। बंगाल में शुभांकर सरकार को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। दिल्ली में 7 जिले हैं और कांग्रेस के पास यहां भी कोई अध्यक्ष नहीं है। ओडिशा में 30 जिले हैं, लेकिन जिनमें से कई जिलों में अभी तक अध्यक्ष नहीं है। झारखंड में चुनाव से पहले अध्यक्ष बदले गए, लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब भी पेंडिंग है। महाराष्ट्र में प्रशासनिक तौर पर 36 जिले हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अध्यक्षों की कमी। अब इन आंकड़ों को जानने के बाद एक सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी का ये जिला अध्यक्ष प्रयोग कांग्रेस के लिए नए सवेरे की शुरुआत करेगा या फिर ये एक और राजनीतिक परिकथा बनकर रह जाएगा? क्योंकि आंकड़े तो गेम बिगाड़ने वाले दिख रहे हैं, क्योंकि जब जिला अध्यक्ष ही नहीं तो पावर किसे देंगे? मगर ये बात भी है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, खासकर जब खेल में अध्यक्ष और शक्ति दोनों ही पेंडिंग हो। देखना होगा कि क्या ये प्रयोग कांग्रेस को फिर से उठाने में सफल होता है या फिर एक नई खाली सूची के साथ इतिहास रचता है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में रामनवमी का उत्सव सिर्फ धार्मिक रौनक नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मंच बन गया है। सोचिए, जब भगवान राम का नाम गूंजेगा तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के नारे भी हवा में तैरेंगे। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर करीब 2000 रैलियां निकालने की योजना बनाई है और ये रैलियां सिर्फ धार्मिक जुलूस नहीं बल्कि भाजपा के लिए 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक रणनीतिक हथियार भी है। वहीं रामनवमी के पिछले वर्षों के सांप्रदायिक हिंसा के इतिहास को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है। बंगाल पुलिस ने 9 अप्रैल तक सभी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। सही सुना आपने, पुलिसकर्मियों को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे में चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर सुरक्षा की क्या योजना है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। बैरिकेड्स और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ेगी। जुलूसों की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि भाजपा इस मौके को हिंदू एकता के लिए बड़ा मंच मान रही है। पार्टी के नेता इसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और टीएमसी की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के कारण रामनवमी का राजनीतिक पहलू और भी गहरा हो गया है। भाजपा इसे बंगाल में धार्मिक गौरव के लिए लड़ाई मान रही है, जबकि टीएमसी से राजनीति से धर्म को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। 2018 में आसनसोल में भड़की हिंसा, फिर 2019, 2022 और 2023 में मुर्शिदाबाद, हावड़ा और मालदा में झड़पें। रामनवमी के जुलूसों में सांप्रदायिक तनाव का ये काला इतिहास रहा है। इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों ने इस त्योहार को और भी गर्म कर दिया है। भाजपा ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए, जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो रामनवमी का ये जुलूस सिर्फ भगवान राम के जयकारे के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक नारेबाजी, राजनीतिक रैलियों और सड़कों पर गूंजती आवाजों के लिए भी तैयार है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का ये उत्सव सिर्फ भगवान राम के जन्म की खुशी नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। जहां एक और धार्मिक भावना का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर सत्ता की राह में चल रही पार्टियों के बीच तीखी लड़ाई भी दिख रही है। फिलहाल खबरें अब तक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। मौसम का मिजाज बदल रहा है और प्रकृति हमें खामोश लेकिन गहरी चेतावनी दे रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का खेल हमें बताता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी है, जैसे प्रकृति अपने क्रोध और दया के बीच झूल रही हो। दिल्ली में तापमान का बढ़ना, उत्तर प्रदेश की तपती धूप, राजस्थान के बादल और छत्तीसगढ़ में बारिश,
ये सब संकेत हैं हमारी धरती अब और सहन नहीं कर रही। ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं, ये जलवायु परिवर्तन का एक लाउड स्पीकर है जो हमारी बेपरवाहियों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। क्या हम इस चेतावनी को अनसुना करेंगे या फिर हम अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करेंगे? प्रकृति बात कर रही है, सवाल सिर्फ यही है कि क्या हम सुनने को तैयार हैं? सोच के देखिएगा। आपके इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।